डियर स्टूडेंट्स, बीए प्रथम वर्ष प्रथम पेपर भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम महासागरीय धाराओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, इनके कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन कौन से कारक इनकी उत्पत्ति को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में पढ़ाया। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख जलधाराओं के बारे में, अर्थात हमारे विश्व में जो महासागर हैं उन महासागरों में कौन कौन सी प्रमुख रूप से जलधाराएं चलती हैं, कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा है, तो इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो विश्व है उसमें मेनली हमारे कितने महासागर हैं? 4। प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक और हिंद महासागर। तो इसमें से जो 3 इंपॉर्टेंट हैं वो है प्रशांत महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागर। इन तीनों के बारे में हम इनकी धाराओं के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनमें कौन कौन सी धाराओं की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले बात करते हैं प्रशांत महासागर की धाराओं के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रशांत महासागर जो है वो हमारे विश्व का प्रमुख महासागर है। और प्रशांत महासागर के अंतर्गत जब हम धाराओं के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो सबसे पहली धारा आती है वो आती है उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, विषुवत रेखा के उत्तर में चलने वाली धारा। विषुवत रेखा कौन सी रेखा है? जो हमारी 0 डिग्री रेखा है, यानी जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। तो ये जो उत्तरी प्रशांत महासागर है, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो विषुवत रेखा से ऊपर प्रशांत महासागर का हिस्सा है उसे उत्तरी प्रशांत महासागर कहेंगे, और विषुवत रेखा से दक्षिण में जो प्रशांत महासागर का हिस्सा है उसे दक्षिणी प्रशांत महासागर कहेंगे। तो उत्तरी प्रशांत महासागर में उत्तरी विषुवत धारा जो है वो चलती है पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ। आप देख सकते हैं एरो के माध्यम से दिखाया जा रहा है, इधर से इधर जा रही हैं। ये गर्म धारा है क्योंकि विषुवत रेखा के आसपास बहती है, और ये मध्य अमेरिका का जो पश्चिमी तट है वहाँ से शुरू होती है। मध्य अमेरिका ये वाला एरिया है, तो यहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है और यहाँ से होते हुए पश्चिमी तट से शुरू होकर पश्चिमी प्रशांत महासागर में फिलीपींस द्वीप समूह तक ये जाकर के पहुँचती है। अर्थात इस तरह से चलती जाती है और चल के जाकर इस तरीके से इसका जो है वो चलने की दिशा रहती है। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही फिलीपींस द्वीप पे जाती है तो इसकी धाराएं 2 भागों में बढ़ जाती है। एक धारा ऊपर चली जाती है और एक धारा नीचे चली जाती है। तो इसमें जब एक धारा उत्तर जाती है और एक दक्षिण जाती है तो इनके अलग अलग नाम हो जाते हैं। जैसे कि जो उत्तर की ओर धारा जाती है उसको हम बोलते हैं फिर क्यूरोशियो की धारा। जैसा आप देख सकते हैं ये उत्तरी विषुवत रेखीय धारा जा रही है, और उत्तरी विषुवत रेखीय धारा जैसे ही आगे चलती है तो आगे चलने के बाद में ये उत्तर की तरफ मुड़ रही है, और यहाँ पर इसका नाम क्या पड़ गया? क्यूरोशियो धारा। क्यूरोशियो धारा उत्तर में कहलाएगी। फिर इसके बाद में फिलीपींस द्वीप समूह, ताइवान और जापान के तटों के साथ साथ ये बहती है, और दूसरी धारा दक्षिण की तरफ चली जाती है और ये फिर पूर्व की ओर वापस चलने लगती है, जिसे हम बोलते हैं प्रति विषुवत रेखीय धारा। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है ये धारा ऐसे चली जाती है दक्षिण की तरफ और इस तरीके से उल्टी पूर्व दिशा की तरफ वापस चलने लगती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रति विषुवत रेखीय धारा के नाम से जानते हैं। आगे जो दूसरी हमारी धारा आती है वो आती है क्यूरोशियो धारा, जो कि किससे बनी है? उत्तरी विषुवत रेखीय धारा से बनी है। जब ये उत्तरी विषुवत रेखीय धारा फिलीपींस द्वीप समूह के नज़दीक पहुंचती है तो वहाँ पर पवनों के प्रभाव से उत्तर की ओर मुड़ जाती है, और ये मध्य चीन के सारे बहती हुई जापान के पूर्वी तट पर जाकर पहुँच जाती है। ये जो महासागरीय धारा है इसका रंग गहरा नीला होता है, जिसके कारण इसे जापान की काली धारा भी कहते हैं। गर्म धारा है ये। जापान के दक्षिण पूर्वी तट के निकट क्यूरोशियो धारा प्रचलित पछुआ पवनों के हवा में आ जाती है। उनकी पछुआ पवनों की चपेट में आ जाने के बाद में ये क्यूराइल नाम की जो ठंडी धारा है उसमें मिल जाती है, और आगे पश्चिम से पूर्व दिशा में उत्तरी प्रशांत धारा के नाम से बहती है। अर्थात जब ये क्यूरोशियो की धारा रहती है तब ये गर्म धारा रहती है। उसके बाद में जब ये प्रचलित पछुआ पवनों के प्रभाव में आती है तो उसके बाद में ये क्यूराइल द्वीप समूह के पास क्यूराइल नाम की ठंडी धारा में मिलती है, और आगे जाकर के उत्तरी प्रशांत धारा के नाम से जानी जाती है। और फिर उसके बाद में उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचकर वैंकूवर के निकट 2 भाग में बढ़ जाती है। उत्तरी शाखा ब्रिटिश कोलंबिया और अलास्का के तटों पर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में अलास्का धारा के नाम से बहती है। यह अलास्का में चली जाती है और अलास्का तट के सहारे बहती है। ये गर्म धारा होती है, और दूसरी कैलिफोर्निया के पश्चिमी तट पर दक्षिण में उत्तरी विषुवत रेखीय धारा से मिल जाती है। तो इस तरीके से अगर हम नॉर्मली देखें तो सबसे पहले पूर्व से पश्चिम दिशा में चली उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। उत्तरी विषुवत रेखीय धारा फिलीपींस द्वीप के बाद में 2 भागों में बट गई, एक उत्तर की तरफ चली गई, एक दक्षिण की तरफ चली गई। जो दक्षिण की तरफ गई उसे बोलेंगे प्रति विषुवत रेखीय धारा, जो कि दोबारा से पश्चिम से पूर्व की ओर जाके चलने लगी। जो उत्तर की ओर इसकी शाखा गई वो पहले बनी क्यूरोशियो की धारा, फिर आगे चल के ये क्यूराइल की प्रचलित पछुआ पवनों के हवा संपर्क में आई और क्यूराइल की धारा में जाके मिली।
तो ठंडी धारा हो गई। फिर आगे चल के ये फिर दो भाग में बट जाती है। वैंकूवर के निकट में एक उत्तरी भाग में चली जाती है जो अलास्का की धारा होती है, गर्म धारा होती है, और एक दक्षिणी धारा दक्षिण भाग में वापस मुड़ करके जो उत्तरी विषुवत की धारा उसमें वापस आकर के मिल जाती है। इसके बाद तीसरी आती है क्यूराइल की धारा। बेरिंग जलडमरू मध्य से दक्षिण साइबेरिया तट के साथ बहते हुए क्यूराइल द्वीप समूह के निकट क्यूरोशियो की धारा से मिलने वाली ठंडी धारा को क्यूराइल या आओशियो की धारा के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे क्यूरोशियो की धारा, और फिर उसके बाद में ये आ गई क्यूराइल की धारा। तो ये दोनों आपस में मिलती हैं यहाँ पे जा करके। इसके बाद जो चौथी धारा आती है वो आती है दक्षिण विषुवत धारा। जैसे ही विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी विषुवत की धारा बहती है, उसी तरीके से दक्षिणी प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग से लगभग 50 से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर यह धारा पश्चिम की ओर बहती हुई और पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा के नाम से दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। पश्चिम दिशा में बहती हुई ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित जो न्यू गिनी का तट है वहाँ से टकरा करके ये दो भाग में बढ़ती है। प्रथम धारा उत्तर की ओर चलकर प्रति विषुवत की धारा बन जाती है और दूसरी धारा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर दक्षिण की ओर जाती हुई पुनः पूर्व की ओर दिशा परिवर्तित कर लेती है। इसके बाद नेक्स्ट आती है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। जब दक्षिण विषुवत की धारा न्यूगिनी द्वीप के समीप दो धाराओं में बढ़ जाती है तब इसकी दक्षिणी धारा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तट के साथ साथ बहने लगती है, इसलिए इसे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की गर्म धारा कहा जाता है। न्यू साउथ वेल्स में से न्यू साउथ वेल्स की धारा के नाम से जाना जाता है। अगली आती है पेरू की धारा। पूर्वी जो ऑस्ट्रेलिया की धारा है वो तस्मानिया के निकट दक्षिण प्रशांत धारा में मिल जाती है जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ये ठंडी धारा है और इसका नाम जो है वो हम्बोल्ट विद्वान ने सबसे पहले इसको देखा था, इसलिए इसे हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं। ये जो पेरू की धारा है इसी के कारण लालिनो और अल्नीनो की जो स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं वो उत्पन्न होती हैं जो कि हमारे भारत में वर्षा करने में भी सहायक होती है। अब आती है अल्नीनो या विपरीत विषुवत रेखीय धारा। गर्म धारा है, इसकी उत्पत्ति होती है उत्तरी दक्षिण विषुवत रेखीय धारा के अक्षांशीय स्थिति पर खिसकाव होने के कारण। यहाँ पर जो है वो पेरू के तट पर और आसपास के क्षेत्र में तापमान बढ़ जाने से ये जो क्षेत्र है वो मछलियों के विकास के लिए थोड़ा कठिन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो इस तरीके से अगर हम प्रशांत महासागर की धाराओं को एक पूरे चार्ट के माध्यम से समझना चाहें तो आप देख सकते हैं उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराओं में सबसे पहली आती है उत्तरी विषुवत रेखीय धारा जो गर्म धारा है। सेकंड है उत्तरी प्रशांत धारा, ये भी गर्म है। अलास्का धारा गर्म, क्यूरोशियो धारा गर्म, एलुशियन धारा गर्म, कैलिफोर्निया धारा ठंडी, ओकोस्टक धारा ठंडी, आओशियो धारा ठंडी। दक्षिण प्रशांत महासागर की धाराओं की बात करें तो दक्षिण विषुवत रेखीय धारा गर्म, विपरीत विषुवत रेखीय धारा गर्म, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा गर्म, एल्निनो धारा गर्म, केल्विन धारा गर्म, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह ठंडी, पेरू या हम्बोल्ट की धारा ठंडी और लालिनो ठंडी। एल्निनो के विपरीत परिस्थिति को हम लालिनो कहते हैं। दो तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, एल्निनो गर्म परिस्थिति और लालिनो कैसी है, ठंडी परिस्थिति है। इसके बाद नेक्स्ट आती है अटलांटिक महासागर की धाराएं। अटलांटिक महासागर में सबसे पहली वही उत्तरी विषुवत रेखीय धारा आती है। अफ्रीका के पश्चिमी तट पर यह उत्पन्न होती है और पूर्व से पश्चिम की ओर इसका जो है वो विकास स्टार्ट होता है। जैसा हम देखते हैं जो अटलांटिक महासागर है वो कहाँ विस्तृत है, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में और दक्षिण अमेरिका के बीच में। तो ये धारा जो है वो पूर्व से स्टार्ट हुई और पश्चिम तक जाती है, ये उत्तरी विषुवत रेखीय धारा है। फिर जब दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर ये पहुंचती है तो यहाँ से ये दो भाग में बढ़ती है। पहली शाखा एंटिलीज की धारा और दूसरी कैरेबियन धारा के रूप में मानी जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये आपकी एंटिलीज की धारा आ गई तो यहाँ से ये चलती है, चलने के बाद में टकराती है, टकराने के बाद में दो भागों में बढ़ जाती है। इसमें सेकंड आती है दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। दक्षिणी विषुवत रेखा विषुवत रेखा के दक्षिण में चलती है, पश्चिमी अफ्रीकी तट से उत्पन्न होती है और बैगुला की धारा का अग्रभाग है। ब्राज़ील के तट से टकराकर दो भागों में व्यक्त होती है, इसकी दक्षिण धारा को कहते हैं हम ब्राज़ील की धारा। फिर है प्रति विषुवत रेखीय धारा, ये विषुवत रेखा के विपरीत चलती है। जैसे कि उत्तरी विषुवत रेखीय धारा इधर गई और दक्षिण विषुवत रेखीय धारा इधर गई तो ये चलती है पश्चिम से पूर्व की ओर। ये प्रति विषुवत रेखीय धारा होती है जो कि उत्तर और दक्षिणी विषुवत रेखीय धाराओं के मध्य में चलती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट आती है वो आती है गल्फ स्ट्रीम या खाड़ी की धारा। ये मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होती है और उत्तर पूर्व दिशा में यूरोप के तट तक प्रवाहित होती है। इसके अंदर भी तीन धाराएं होती हैं, फ्लोरिडा की धारा, गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक धारा। फ्लोरिडा की धारा युकाटन चैनल से मैक्सिको की खाड़ी से होते हुए फ्लोरिडा तक जाती है। एंटिलीज धारा के
फ्लोरिडा की धारा से मिलने के बाद फ्लोरिडा की धारा गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है, गर्म धारा है। 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और पश्चिम देशांतर के पास जो गल्फ स्ट्रीम है वो कई धाराओं में व्यक्त होती है। इसे उत्तरी अटलांटिक धारा कहते हैं। उत्तरी अटलांटिक धारा की जो पहली शाखा है वो नॉर्वे की धारा, दूसरी शाखा इरमिंजर की धारा और तीसरी शाखा ग्रीनलैंड की धारा कहलाती है। जैसा मैं आपको इस चित्र में समझाने का प्रयास करती हूँ, ये आपकी गल्फ स्ट्रीम की धारा है। गल्फ स्ट्रीम की धारा जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो उसके बाद में धीरे धीरे ये आगे की तरफ जा रही है और इसके 3 हिस्से हो रहे हैं। तो इसमें से एक इरमिंजर की धारा है, एक आपकी जो नाम दिया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ग्रीनलैंड की धारा है और एक आपकी नॉर्वे की धारा है। इसके अलावा इसमें एक उत्तरी अटलांटिक धारा आती है। तो उत्तरी अटलांटिक धारा भी ये जो गल्फ स्ट्रीम की धारा है इसी से आगे बढ़ कर के कार्य करती है, जो उत्तरी अंध महासागर में चलती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें पूर्वी ग्रीनलैंड धारा दिखाई दे रही है, एक इरमिंजर की धारा आती है। फिर इसके बाद में आगे आती है कनारी की धारा जो कि ठंडी धारा है और ये चलती है उत्तरी अटलांटिक धारा के दक्षिण भाग में। लैब्राडोर की धारा ये भी ठंडी है, ये चलती है बैफिन की खाड़ी से न्यूफाउंडलैंड तक। ब्राज़ील की धारा ये गर्म धारा है, ये दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा के विभाजन के बाद उत्पन्न होती है और दक्षिण विषुवतरेखीय धारा की जो दक्षिण शाखा है उसी को ब्राज़ील की धारा कहते हैं। फॉकलैंड की धारा ये ठंडी धारा है। पछुआ पवन प्रभाव, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ब्राज़ील की धारा जो है वो पूर्व दिशा में मुड़कर पछुआ हवाओं के प्रभाव से तीव्र गति से प्रवाहित होती है, इसे हम पछुआ पवन प्रवाह कहते हैं। ये ठंडी होती है। बैगुला की धारा ये भी ठंडी होती है, ये दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे चलती है। अब बात करते हैं हिंद महासागर की धाराओं के बारे में। जैसा कि जो हमारा हिंद महासागर है पूरी तरीके से मतलब उसका जो उत्तरी भाग है वो किससे घिरा हुआ है, स्थल से घिरा हुआ है। तो ये अर्ध महासागर है, यानी जो दक्षिणी भाग है वो तो पूरा पानी है लेकिन इसका उत्तर का भाग पूरा स्थलीय है। तो इसमें जो धाराओं का संचरण होता है वो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर से अलग होता है। हिंद महासागर के जो उत्तरी भाग की धाराएं वो सामान्य प्रवाह तंत्र से बिल्कुल अलग होती हैं। मानसूनी मौसमी व्यवस्था के अनुसार धाराएं भी एक मौसम से दूसरे मौसम में अपनी दिशाएं बदलती हैं। तो इस महासागर में जो पवनों का प्रभाव है वो अधिक देखने को मिलता है और जो मौसमी परिवर्तन है वो सबसे ज़्यादा हिंद महासागर में ही देखने को मिलते हैं। इसीलिए हमारे भारत में भी जो मौसमी परिस्थितियाँ हैं वो थोड़ी अलग होती हैं, मानसून के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर बारिश होती है। इसमें सबसे पहली आती है दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा जो कि विषुवत रेखा के दक्षिण में चलती है। इसका जन्म होता है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों से। ऑस्ट्रेलिया में पश्चिम में पूर्व की ओर चलती है और मेडागास्कर तट पर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। शीत ऋतु में उत्तरी विषुवतरेखीय धारा और दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। सेकंड आता है उत्तरी पूर्वी मानसून धारा। ये धारा भूमध्य रेखा के उत्तर में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चलती हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून, शीतकाल में जो उत्तरी पूर्वी मानसून है वो पवनें स्थल से जल की ओर चलती हैं, यानी हमारे सर्दियों में जो मावट वगैरह की वर्षा होती है वो नॉर्मली इसी के द्वारा होती है। फिर आता है दक्षिण पश्चिमी मानसून धारा, ये गर्मियों में चलता है जिसके द्वारा हमारे यहाँ गर्मियों में बारिश होती है। ये जल से स्थल की ओर चलती हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जो है वो इनका उठाव होता है। इसके बाद में हम बात करें तो मोजाम्बिक की धारा आती है। दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा से जो मोजाम्बिक धारा है उसका जन्म होता है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, ये गर्म धारा है। अगुलास की धारा, जब मोजाम्बिक धारा उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है और दक्षिण विषुवतरेखीय धारा की उपशाखा में मिलती है तो मेडागास्कर के तट से लग करके ये बहने लगती है, यहीं पर इसे अगुलास की धारा कहते हैं, ये भी गर्म धारा है। पश्चिमी अपवाह, हिंद महासागर के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी तट तक जाती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडी धारा, ये एक ठंडी धारा है जो कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से उत्तर की ओर मुड़कर पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी जलधारा का निर्माण करती है। तो अगर हम कंपैरेटिवली हिंद महासागर की धाराओं के बारे में बात करें तो उत्तरी हिंद महासागर की धाराएं आती हैं। उत्तरी विषुवतरेखीय धारा जो गर्म है, प्रति विषुवतरेखीय धारा गर्म, उत्तरी पूर्वी मानसूनी धारा गर्म, दक्षिण पश्चिमी मानसूनी धारा गर्म। दक्षिणी हिंद महासागर की बात करें तो दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा गर्म, मेडागास्कर धारा गर्म, मोजाम्बिक धारा गर्म और पश्चिमी पवन प्रवाह ठंडी। तो इस तरीके से हमारे विश्व के 3 प्रमुख महासागरों में धाराएं विभिन्न प्रकार की हैं, कुछ गर्म हैं, कुछ ठंडी हैं, जो अपने आसपास के क्षेत्र के मौसम से प्रभावित होती हैं और जिन भी क्षेत्रों में जाती हैं वहाँ के टेम्परेचर को बढ़ाने और घटाने का कार्य करती हैं। तो जो हमारा टॉपिक था महासागरीय धाराओं का वो ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।